हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लेशियर। यानी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिवर क्या होती है। यानी वो रिवर क्या है, एक तरह का एजेंट है जो हमारे लैंड फॉर्म को चेंज करता रहता है, वो उसकी शक्ल को चेंज करता रहता है। लेकिन आज पढ़ना है कि दूसरा एजेंट क्या है, ग्लेशियर है। यानी ग्लेशियर भी एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से जो लैंड शेप होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं ग्लेशियर होता क्या है। तो रिवर क्या होती है, वो पानी होती है, यानी वो बहता हुआ पानी को बोलते क्या है, रिवर। इसी तरह से जो ग्लेशियर होता है वो बर्फ़ होता है, यानी आइस होता है जो माउंटेन से नीचे उतरता है। किस वजह से, तो अपने वेट की वजह से और अपने ग्रेविटी की वजह से। यानी हमको पता है कि जो ग्रेविटी होती है यानी कुव्वत कशिश ज़मीन की, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, यानी अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो जो ग्लेशियर होता है उसको भी जो भी हमारी ग्रेविटी है वो अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटी की वजह से पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ होता है जब वो नीचे उतरने लगता है तो उसी बर्फ़ को, उसी उतरते हुए पहाड़ बर्फ़ को क्या कहते हैं, तो ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग कि ग्लेशियर जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पढ़ना है कि ग्लेशियर अभी है वो 4 टाइप के होते हैं। वो क्या क्या है, तो पहला यहाँ पे है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, नेक्स्ट हमारा है पेडीमोंट ग्लेशियर, फिर वैली ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर। अब ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर मतलब क्या होता है, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो ग्लेशियर होगा पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे बर्रे आज़म में होगा। ठीक है, यानी एक ऐसा ग्लेशियर जो पूरे बर्रे आज़म को घेर के रखे, उसको हम कहते क्या है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। तो ऐसा ग्लेशियर जो पूरे बर्रे आज़म में बिखरा हुआ हो या पूरे बर्रे आज़म को ढक के रखता हो, उस ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पेडीमोंट ग्लेशियर। ये क्या होता है, तो जब ग्लेशियर पहाड़ से उतर करके नीचे आ जाता है, कहाँ पे, दामन में, यानी जो पहाड़ का फुट होता है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब फुट हिल, या बोलेंगे इसको हमारा क्या है, तो ये पहाड़ का दामन है। तो एक ऐसा ग्लेशियर जो पहाड़ के निचले हिस्से में आ जाता है, उस ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं, तो पेडीमोंट ग्लेशियर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, वैली ग्लेशियर। ये क्या होता है, तो हमको पता है कि 2 पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है, यानी ये एक पहाड़ है और यहाँ एक पहाड़ है, तो बीच में जो जगह बच रही है उस जगह को क्या बोलते हैं, हम लोग वैली बोलते हैं। ठीक इसी तरह से तो ऐसा ग्लेशियर जो पहाड़ से नीचे उतर करके किसी वादी में, किसी वैली में जाकर जमा हो जाता है या वहाँ पर ठहरा हुआ होता है, उस ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं, वैली ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा ग्लेशियर जो पहाड़ की वादी में मौजूद हो, उस ग्लेशियर को हम कहते हैं वैली ग्लेशियर। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, माउंटेन ग्लेशियर। तो माउंटेन मतलब क्या होता है, पहाड़। तो ऐसा ग्लेशियर जो पहाड़ पे हो उसको बोलेंगे माउंटेन ग्लेशियर। तो पहला हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ये क्या होता है, तो एक ऐसा ग्लेशियर जो पूरे बर्रे आज़म को, पूरे कॉन्टिनेंट को ढक के रखता होगा, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पेडीमोंट ग्लेशियर। तो ये क्या होता है, तो एक ऐसा ग्लेशियर जो पहाड़ से उतर करके उसके दामन में आकर जमा होता है, उस ग्लेशियर को, उस पहाड़ की बर्फ़ को क्या बोलते हैं हम लोग, पेडीमोंट ग्लेशियर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है वैली ग्लेशियर। ये क्या होता है, तो एक ऐसा ग्लेशियर जो पहाड़ों की वादी में मौजूद हो, एक ऐसा ग्लेशियर जो पहाड़ की वादी में मौजूद हो, उस ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं, वैली ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट वन क्या है, माउंटेन ग्लेशियर। तो एक ऐसा ग्लेशियर जो पहाड़ की चोटी पे या पहाड़ पर जमा होगा, उसको हम कहते हैं माउंटेन ग्लेशियर। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि जो भी हमारा ग्लेशियर होता है, हमको तो पता है कि हर जो भी एजेंट होता है वो कटाव और जमा दोनों काम करता है। तो पहले यहाँ पढ़ना है कि जो ग्लेशियर हमारी है वो अगर कटाव काम करती है या करता है तो उसका प्रोसेस क्या है, वो यानी किस किस तरीके से वो चट्टानों को या लैंड फॉर्म्स को बनाता है। तो पहला यहाँ पे हमारा है कि इरोजन। इरोजन का क्या है, प्रोसेस। 2 प्रोसेस यहाँ पे है, एक है प्लकिंग, दूसरा क्या है, एब्रेशन। प्लकिंग का मतलब क्या होता है, तोड़ना फोड़ना। ठीक है, यानी जो ग्लेशियर है वो भी तोड़ फोड़ करता है। कैसे करता है वो देखते हैं। तो जब ग्लेशियर के रास्ते में कोई भी ना बराबर, यानी यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है, देख रहा है कि ये सब ऊंचा है, उसको अच्छा नहीं लगा कि ये ऊंचा है, क्यों ऊंचा है, चलो इसको बराबर करके आगे बढ़ते हैं।
तो ये क्या करता है, यहाँ जो मादा है यानी जो यहाँ पे उठा हुआ यानी बोलेंगे जो अनइवन जो पार्ट है उसको क्या करता है, वो इवन करने की कोशिश करता है। तो ये जो हिस्सा है उसको क्या करेगा, कट करके निकाल देता है। इस तरह से ये कट करके निकाल देगा। तो जो यहाँ पे तोड़ने का अमल किया है उसी अमल को क्या बोलते हैं, प्लकिंग बोलते हैं। यानी जो हमारा ग्लेशियर है वो भी प्लकिंग का काम करता है। किस तरह से, तो उसके रास्ते में जो भी अनइवन पार्ट आता है उसको तोड़ करके आगे बढ़ता है। किस लिए, ताकि वो उस पार्ट को इवन बना सके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब क्या होता है, घिसना। तो अगर ग्लेशियर यहाँ पे है और यहाँ से गुजर रहा है तो वो अपने बेड को क्या करता है, घिसता रहता है। या अपने दोनों साइड को, यानी ग्लेशियर ऐसे आ रहा है तो इस साइड को वो क्या करता है, घिसता रहता है। तो इस घिसने के अमल को क्या बोलते हैं, एब्रेशन। यानी जब वो किसी भी अनइवन पार्ट को तोड़ता है तो उसको बोलते हैं प्लकिंग। और जब अपने बेड को या दोनों साइड को वो घिसता है तो उसको बोलते हैं एब्रेशन। ये जो दो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारा ग्लेशियर होता है वो क्या करता है, इरोजन का काम करता है। फिर नेक्स्ट अगर आता है यहाँ पे कि अगर हमारा ग्लेशियर इरोजन का काम कर रहा है तो बहुत सारी लैंडफॉर्म बनती होगी। वो क्या क्या लैंडफॉर्म है उसको यहाँ पे पढ़ना है। तो फर्स्ट लैंडफॉर्म हमारा यहाँ पे है सर्क और कोरी और कैरेन, यानी ये तीनों एक ही का नाम है। तो जो ग्लेशियर होता है वो पहला लैंडफॉर्म बनाता है सर्क, फिर एरेट, पिरामिडल पीक है, यू शेप वैली है, ट्रंकेटेड स्पर है, लूची माउंटोनी है, क्रेग एंड टेल, हैंगिंग वैली। ये सब ऐसे लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर जो होता है कटाव के ज़रिए या बोलेंगे इरोजन के ज़रिए बनाती है। तो ये सब लैंडफॉर्म को पढ़ना भी है कि कर करके और बहुत ही अच्छे से, यानी सब कुछ क्लियर करके पढ़ना। आते हैं अपने फर्स्ट लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर के जरिए बनता है, उसका नाम क्या है, सर्क, या उसको बोलते हैं कोरी या बोलते हैं कैरेन। तो जो पहला लैंडफॉर्म है सर्क, कोरी, कैरेन, इसमें क्या होता है, हमको ये पता है कि जो भी हमारा माउंटेन एरिया होता है, ठीक है, या कोई रेगिस्तानी इलाका है या फिर ऐसा इलाका है जहाँ पे जब बर्फ़ पिघलता है, ठीक है, जब वो बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा कि जैसे ग्लेशियर यहाँ से उतर रहे हैं, दिन के वक्त जब ग्लेशियर पिघलना शुरू करता है तो ऐसा तो नहीं कि जो पहाड़ होता है पूरा चिकना होता है, उसमें बहुत सारे दरार होते हैं, इस तरह से दरार होते हैं। तो जब ग्लेशियर नीचे उतर रहा है तो वो पिघलना शुरू करता है, तो जो उसका पिघला हुआ पानी होता है वो इसी दरार के अंदर दाखिल हो जाता है। यानी ग्लेशियर यहाँ से नीचे उतर रहा है, वो पिघलना शुरू कर रहा है और उस माउंटेन के ऊपर या उस जो भी रॉक वाला है जहाँ से वो ग्लेशियर उतर रहा है उसमें देख रहे हैं कि दरार है। तो जो भी पिघला हुआ पानी यहाँ पे है, बर्फ़, वो क्या करता है, इसके अंदर दाखिल हो जाता है। यानी ग्लेशियर उतर रहा है, उसके पिघलने की वजह से दरार में पानी भर जा रहा है। दिन का वक्त है। रात का वक्त जब होगा तो यही पानी जो होगा सर्दी होने की वजह से क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगा। फिर दिन के वक्त जो पानी से भरा था, जो बर्फ़ बन गया था, फिर वो पानी बन जाएगा। फिर इस तरह से बार बार पानी और बर्फ़ बनने की वजह से ये जो हिस्सा होगा हमारा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बार प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। यानी जब पानी है तो प्रेशर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब वही हिस्सा जब हमारा बर्फ़ बन जा रहा है तो प्रेशर पड़ रहा है। तो बार प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, ये हिस्सा कमज़ोर होना शुरू करता है और यहाँ पे कटाव होता है। कटाव होने की वजह से जो माउंटेन पहले ऐसा था वो ऐसा बन जाता है। यानी ये वाला हिस्सा जो है वो बोलेंगे जो हमारा आर्म चेयर होता है, आराम की कुर्सी जिसको बोलते हैं, उसकी तरह हो जाता है। तो पहला काम क्या हुआ हमारा, जब ग्लेशियर नीचे उतरता है तो पिघलना शुरू करता है। उसके पिघलने की वजह से जो माउंटेन में दरार होते हैं उन दरारों में वो पिघला हुआ पानी दाखिल हो जाता है, चला जाता है। फिर जब यही पानी रात को बर्फ़ बनता है तो उसका वज़न बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वो अपने दोनों साइड पे क्या करता है, वो प्रेशर डालता है। फिर उसके बाद से क्या होता है कि फिर वो पानी बर्फ़ जो होता है पानी बन जाता है दिन के वक्त, फिर रात को बर्फ़ बनता है। इस तरह से बार बार पानी और बर्फ़ बनने की वजह से ये जो हमारा साइड होता है उसे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये हिस्सा यहाँ से कटना शुरू करता है कमज़ोर होकर के। जब यहाँ से कटाव होता है तो जो हमारा माउंटेन है उसका शेप जो होता है वो किसी आराम की कुर्सी या आर्म चेयर की तरह हो जाता है। इसी शक्ल को, इसी लैंड शेप को हम क्या बोलते हैं, तो सर्क, कोरी या कैरेन कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट काम होता है कि हमारा ग्लेशियर पिघलता है, पिघलने की वजह से दरार में दाखिल हो जाता है पानी। फिर उसके बाद से दाखिल होने की वजह से वहाँ पे बार बार पानी और बर्फ़ बनता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा साइड है वो कमज़ोर होकर के टूटना शुरू करता है या वहाँ पे इरोजन होता है, जिसकी वजह से जो शक्ल होती है माउंटेन की वो आर्म चेयर की तरह हो जाती है। तो इसी शक्ल को हम क्या बोलते हैं, सर्क, कोरी या कैरेन कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा लैंडफॉर्म क्या है, तो वो है हमारा एरेट। ये एरेट होता क्या है, तो जो भी हमारा सर्क बना था उससे हम देख सकते हैं कि एक साइड में क्या हो गया है कि ये हिस्सा जो है आर्म चेयर बन गया है। अगर वही चीज़ एक तरफ होने के बाद दूसरी तरफ भी होगा, यानी माउंटेन की एक तरफ सर्क बना
दूसरी तरफ भी सर्क बनेगा, फिर उसके बाद तीसरी तरफ भी सर्क बनेगा, यानी एक ऐसा माउंटेन जिसमें एक से ज़्यादा सर्क होगा। तो जो पार्ट बच गया है, यानी ये वाला हिस्सा कट गया, इधर में भी कट जाएगा, तो जो पार्ट बच जाएगा बीच में उस हिस्से को क्या बोलते हैं, एरिड बोलते हैं। तो पहला हमारा क्या हुआ कि अगर माउंटेन में एक से ज़्यादा सर्क होते हैं तो उनके बीच में जो हिस्सा बचा होता है उस हिस्से को क्या कहते हैं, एरिड बोलते हैं। ठीक है, एरिड मतलब क्या होता है कि दो सर्क या तीन सर्क के बीच की जो तंग जगह होती है, जो नैरो जगह होती है, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, एरिड कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पिरामिडल पीक। ये सब एक ही खानदान के हैं। मतलब क्या कि ये भी हमारा सर्क है, ये भी हमारा सर्क है, फिर पीछे भी हो सकता है सर्क हो, यानी 2 या 3 सर्क हो सकते हैं एक पहाड़ में। इस तरह से सर्क बने हुए हैं। अब इस सर्क का जो ऊपर का हिस्सा है बहुत नोकीला हो गया है। पहले वो इस तरह का होगा, लेकिन अभी देख रहे हैं कि वो बहुत ही नैरो हो गया है। तो ये जो हमारा पीक है उसी पीक को बोलते हैं पिरामिडल पीक। तो बोलेंगे कि एक या एक से ज़्यादा सर्क से बनी चट्टान का जो बीच का हिस्सा होता है वो तंग होता है, और उसी तंग हिस्से का जो ऊपरी हिस्सा जो चोटी की तरह नज़र आता है उसी चोटी को हम कहते हैं पिरामिडल पीक। तो पहला काम यहाँ हुआ था हमारा कि जो भी हमारा माउंटेन है उसमें सर्क बन रहा था, यानी एक हिस्सा कट जा रहा था तो वो आर्मचेयर की तरह बन जा रहा था, उसको कहते हैं सर्क। अब एक ही माउंटेन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सर्क होंगे तो उसका जो बीच का जगह होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, एरिड बोलते हैं। और उसी बीच की जगह का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पिरामिडल पीक। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। इसका नाम क्या है, यू शेप वैली। हमको ये पता है कि जब रिवर वैली बना रही थी तो उसकी शक्ल जो आई या भी की तरह हो रही थी, लेकिन जो ग्लेशियर होता है वो जब अपना कटाव करके वैली बनाता है, वादी बनाता है, तो उसकी शक्ल जो होती है वो यू की तरह होती है। कैसे, तो रिवर में क्या होता है कि बगली कटाव या अमूदी कटाव कभी ज़्यादा तो कभी कम हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी शक्ल आई या भी की तरह बन रही थी। लेकिन अगर बात करते हैं यू शेप वैली की, यानी ग्लेशियर की वैली की, उसमें क्या होता है कि जो भी वैली बनता है उसमें अमूदी कटाव और बगली कटाव ये दोनों हमारा क्या होता है, ये लगभग इक्वल होता है। इक्वल होने की वजह से इसकी शक्ल जो होती है वादी की वो यू की तरह बनती है। तो हम कहेंगे कि जो भी हमारे ग्लेशियर की वादी होती है, यानी जब ग्लेशियर कटाव करता है अपनी वादी में, तो उसमें अमूदी कटाव और बगली कटाव तकरीबन यकसा करता है, यानी बराबर करता है। बराबर कटाव होने की वजह से इसकी जो वादी की शक्ल होती है वो अंग्रेजी के हरूफ यू की तरह होती है। यू की तरह होने की वजह से ही इसकी वादी की शक्ल हम कहते हैं यू शेप वैली। तो पहला काम यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी ग्लेशियर जो होती है भी वादी बनाती है तो उसमें अमूदी और बगली दोनों कटाव जो तकरीबन यकसा करती है, बराबर करती है। बराबर होने की वजह से इसकी जो वादी की शक्ल होती है वो यू की तरह हो जाती है। इसीलिए इस तरह की वादी को, ग्लेशियर की वादी को हम लोग क्या कहते हैं, यू शेप वैली कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट जो लैंडफॉर्म, उसका नाम क्या है, हैंगिंग वैली। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हमारा एक वैली है और ये हमारा वैली। वैली का मतलब क्या होता है, तो ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन, जो बीच का जगह है उसे क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। तो यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ एक माउंटेन, बीच में क्या है, जगह, जो उसको बोलेंगे वैली। यहाँ पे पूरा माउंटेन है, ये पूरा माउंटेन है, तो बीच की जो जगह उसको क्या बोलेंगे, वैली। तो यानी ये भी वैली है, ये भी वैली है। तो हैंगिंग वैली मतलब क्या हुआ, तो एक ऐसी वादी जो किसी बड़ी वादी के ऊपर झूलती हुई नज़र आती होगी। हमको नज़र आ रहा है ये चीज़, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वादी है वो छोटी छोटी वादी है और ये जो वादी बनी हुई है बड़ी वादी है। तो जब भी कोई भी माउंटेन एरिया है जहाँ पे छोटी वादी या बोलेंगे छोटे ग्लेशियर बड़े ग्लेशियर दोनों रहते होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि जो पूरा एरिया होगा वो बड़े ग्लेशियर का होगा या जो पूरा एरिया होगा छोटे ग्लेशियर का होगा, ऐसा तो नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, अच्छे बच्चे हैं ये लोग। तो कैसा हो गया कि एक ऐसा माउंटेन एरिया जहाँ पे छोटे और बड़े ग्लेशियर आते होंगे या होंगे, तो वो क्या करते होंगे, कटाव करते होंगे। अब जो छोटा ग्लेशियर होगा वो कम कटाव करेगा और जो बड़ा ग्लेशियर होगा वो ज़्यादा कटाव करेगा। छोटा ग्लेशियर जब कटाव करेगा तो उसकी वादी कम गहरी होगी और छोटी होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा वादी है यहाँ पे वो छोटा ग्लेशियर के जरिए बन रहा है और इसकी वादी जो है कम गहरी है और छोटी है क्योंकि ग्लेशियर भी छोटा है। यहाँ जो वादी बनी हुई है वो बड़े ग्लेशियर के जरिए बनी हुई है, यानी बड़ा सा ग्लेशियर यहाँ से आया होगा, यहाँ से आगे चला गया होगा, तो उसकी जो वादी होगी क्या होगी, बड़ी हो गई है और गहरी हो गई है। तो जब छोटे और बड़े ग्लेशियर आसपास होते हैं तो छोटे ग्लेशियर की साइज़ कम होने की वजह से उनका वादी का जो भी साइज़ होता है वो भी कम होता है, नहीं छोटा होता है और कम गहरा होता है। इसके बनिस्बत जब हम देखेंगे बड़ा ग्लेशियर
तो वो जो ग्लेशियर होता है बड़ा होता है, इसलिए जो उसका वादी होता है वो ज़्यादा बड़ा और गहरा बनता है। तो ये छोटा ग्लेशियर का वादी है, ये बड़ा ग्लेशियर का वादी है। तो आसपास छोटे और बड़े ग्लेशियर के होने की वजह से जो छोटी ग्लेशियर की वादी होती है वो बड़े ग्लेशियर के ऊपर लटकती हुई नज़र आती है। उसी तरह की वादी को कहते हैं हैंगिंग वैली, क्योंकि हैंगिंग का मतलब क्या होता है, लटकना, और यहाँ पे वैली है यानी लटकती हुई वादी, लटकती हुई वैली। तो कैसे, तो छोटे ग्लेशियर की वादी कम गहरी है, छोटी है, तो वो जो ऐसा लगता है कि वो बड़ी ग्लेशियर के ऊपर लटकती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह की वादी को हम क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये चीज़ देखेंगे, इसका जो शेप हमारा है टंग की तरह नज़र आ रहा है, यानी जुबान की तरह नज़र आ रहा है इस तरह से। तो इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी टंग शेप वैली भी कह देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा नज़र आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, टंग शेप वैली भी कह देते हैं। फिर बढ़ते हैं पे नेक्स्ट लैंडफॉर्म, इसका नाम क्या है, रूची माउंटेनी। रूची माउंटेनी मतलब ये भी होता है कि हमारा जो भी शीप का बैक होता है, यानी जो हमारा शीप होता है उसकी बैक की तरह दिखती हुई एक वादी, या बोलेंगे एक शक्ल। पहला चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि हम जब देखते हैं कि ग्लेशियर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसके रास्ते में कोई भी चट्टान आ गया, यानी ग्लेशियर का रास्ता ऐसे तो नहीं है कि जीटी रोड पे चलेगा कि जो पूरा क्लियर होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा ग्लेशियर होता है जब ये आगे बढ़ता है तो देखता है कि आगे बहुत सारे चट्टान वगैरह हैं, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पे ये आया, जब ये उसके ऊपर चढ़ रहा है तो देख रहा है कि यहाँ पे जो हिस्सा है वहाँ पे उसका स्पीड तो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो चढ़ रहा है। जब हम लोग अपना सीढ़ी वगैरह पर चढ़ते हैं तो हम लोग का स्पीड कम होता है, लेकिन वही जब हम, क्योंकि हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अपोजिट जाते हैं, लेकिन वही चीज़ हम लोग जब सीढ़ी से उतरते हैं तो हम लोग को मेहनत कम पड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब ग्लेशियर किसी चट्टान पे, यानी जब उसके रास्ते में कोई भी चट्टान आता है, कोई भी रॉक आता है, तो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जब वो चढ़ता है तो इस साइड में जहाँ पे वो चढ़ रहा है वहाँ पे वो करता है घिसाव, या बोलेंगे एब्रेशन करता है। एब्रेशन करने की वजह से ये हिस्सा जो होता है चिकना होगा। उसके बाद से जब यहाँ पे उतरता है तो यहाँ पे क्या करता है, प्लकिंग करता है। यानी हम लोग पढ़े हैं कि जो ग्लेशियर है वो दो टाइप से, दो प्रोसेस से इरोजन करता है। तो पहला जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा, एब्रेशन, दूसरा क्या है, प्लकिंग। यानी हम बोलेंगे कि जब ग्लेशियर के रास्ते में कोई भी चट्टान आता है तो ग्लेशियर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसी कोशिश में यहाँ पे घिसाव करता है, और जब वो उतरता है तो वहाँ पे उसका स्पीड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो प्लकिंग करता है। यहाँ एब्रेशन और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लकिंग कर रहा है। तो इस तरह से एब्रेशन और प्लकिंग करने की वजह से जो भी हमारा माउंटेन बनता है उसकी शक्ल जो होती है वो शीप के बैक की तरह होती है। जब शीप बैठा होता है तो उसकी तरह वो नज़र आता है, उसकी पीठ की तरह। तो इस तरह से इस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, रूची माउंटेनी बोलते हैं। पहला काम क्या हुआ हमारा, तो ग्लेशियर आ रहा है, उसके रास्ते में कोई माउंटेन आ गया तो ग्लेशियर उसके ऊपर चढ़ रहा है जब, तो वहाँ पे करता है एब्रेशन, और जब उतरता है तो वहाँ करता है प्लकिंग। इस तरह से एब्रेशन और प्लकिंग करके जो लैंडफॉर्म बनता है उसकी शक्ल जो होती है भेड़ की पीठ की तरह होती है और शीप बैक की तरह होती है। उसी लैंडफॉर्म को, उसी तरह के एक रॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, रूची माउंटेनी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्रेग एंड टेल, यानी हमारा नेक्स्ट लैंडफॉर्म क्या है, क्रेग एंड टेल। क्रेग का मतलब क्या होता है, हार्ड हिस्सा, टेल मतलब क्या होता है, जैसे पूंछ वगैरह दूं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली। तो अब यहाँ पे देखिए कि ग्लेशियर यहाँ पे आ रहा है। जब ग्लेशियर यहाँ पे आएगा तो हमको पता है कि यहाँ पे चढ़ने की कोशिश करेगा, यहाँ उतरेगा। जब यहाँ पे वो ग्लेशियर चढ़ रहा है तो चढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो ये हार्ड रॉक है, यानी बहुत सख्त है। सख्त होने की वजह से यहाँ पे जो हिस्सा है बहुत कम कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। तो ग्लेशियर यहाँ बेचारा चढ़ने की वजह से देख रहा है कि बहुत ज़्यादा सख्त है, इसको हम काट नहीं पा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अबसुर्दा होकर के, यानी साइड होकर वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर चढ़ा। फिर आगे यहाँ पे जब चढ़ा देख रहा है, अरे यहाँ पे तो बहुत नरम हिस्सा है, तो ये एकदम कूद गया इसको काटने के लिए। ठीक है, यानी पहला यहाँ पे जब चढ़ा तो ये हार्ड था, उसको काट नहीं पाया, या बहुत कम काटा, आगे बढ़ा। यहाँ पे दिख रहा है कि नरम हिस्सा है, जब यहाँ पे उतरेगा तो यहाँ पे कटाव करेगा, यानी ये हिस्सा पहले अगर ऐसा होगा इसको काट के ऐसा कर दिया वो। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये हार्ड रॉक है तो यहाँ पे जब ये कटाव कर रहा है तो कुछ ना कुछ हिस्सा वो नहीं काट पा रहा है। क्यों? इसके होने की वजह से। या हम बोलेंगे कि जब भी हमारे गार्जियन वगैरह होते हैं तो उनके पीछे हम छुप जाते हैं। तो हम लोग, जैसे कोई हमको अगर अम्मी लोग मारती हैं तो हम लोग अब्बू के पीछे या फिर किसी भी गार्जियन के पीछे छुप जाते हैं ताकि हम लोग को मार कम पड़े। यहाँ पे वही काम हो रहा है कि ये जो है इसका गार्जियन है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे कोई भी कटाव करने आ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे कटाव कम हो रहा है, यानी हो तो रहा है लेकिन कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्या होता है कि ये हमारा हार्ड रॉक बच गया और ये हमारा सॉफ्ट रॉक बच गया ऐसे।
तो हम ये देख रहे हैं कि ये हिस्सा जो है इसका ये लग रहा है कि दुम बना हुआ है। तो जो हिस्सा हमारा सख्त है, जो हिस्सा हार्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैग। और जो हिस्सा बच गया है हमारा, जो हिस्सा यहाँ पे मतलब कि कटा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो दुम की तरह नज़र आता है, उसे कहते हैं टेल। तो पहला काम क्या हुआ हमारा कि जब ग्लेशियर के रास्ते में कोई भी नर्म हिस्सा जो सख्त हिस्से के पीछे छुपा होता है, वहाँ पे जो नर्म हिस्सा होता है उसका कटाव कम हो जाता है और वो कट करके एक दुम की तरफ बन जाता है। तो जो हिस्सा हमारा सख्त है उसको कहते हैं क्रेग, और जो हिस्सा दुम की तरह नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं टेल। ठीक है, क्लियर हुआ चीज़। फिर लास्ट में हमारा आता है ट्रंकेटेड स्पर। ट्रंकेटेड स्पर क्या होता है, तो हम लोग रिवर में पढ़ चुके हैं इस तरह से इंटरलॉकिंग स्पर, ये हमारा इंटरलॉकिंग स्पर था। ठीक है, यानी रिवर यहाँ से आ रहे थे, उस रास्ते में कोई माउंटेन है। इसी तरह से जब ग्लेशियर के रास्ते में कोई माउंटेन वगैरह होता है, तो इसे यहाँ पे ग्लेशियर आ रही है, ये हमारा माउंटेन है, ये हमारा माउंटेन है। तो जो माउंटेन ग्लेशियर के रास्ते में मौजूद है, उस माउंटेन को ही, उस रॉक को क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड स्पर। क्योंकि स्पर का मतलब क्या होता है, पहाड़। तो ट्रंकेटेड मतलब क्या हो जाएगा कि ग्लेशियर जहाँ पे मौजूद है उसके आसपास जो भी हमारे स्पर है, जो भी पहाड़ है, उसको हम कहते हैं ट्रंकेटेड स्पर। ठीक है, ये इंटरलॉक नहीं किए हुए हैं, यहाँ पे इंटरलॉकिंग था, यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं है। जब ग्लेशियर जहाँ से आ रहा है उसके आसपास जो भी हमारे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को, उन स्पर को बोलते हैं ट्रंकेटेड स्पर। ठीक है, ये सब लैंडफॉर्म क्लियर हुआ। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्लेशियर है वो इरोजन के जरिए कौन कौन सी शक्ल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा होप। और उसके बाद से अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी ग्लेशियर होते हैं वो डिपोजिशन के जरिए कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनाता है। यहाँ पढ़ चुके हैं इरोजनल, वहाँ पढ़ेंगे डिपोजिशन। ठीक है, तब तक के लिए